नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गुप्त वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। उन्होंने गुप्त वंश को एक छोटे राज्य से एक साम्राज्य में बदलने का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले एपिसोड में हमने श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त के योगदान के बारे में जाना था। आज हम चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल, उनकी रणनीतियों और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था 320 ईस्वी। इससे ये इनका शासनकाल प्रारंभ होता है। यह वह समय था जब गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने न केवल राजनीतिक दृष्टि से साम्राज्य को संगठित किया, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसमें नई दिशा दी। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। उनके शासनकाल का एक प्रमुख आयोजन था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव एक वार्षिक उत्सव था जिसमें पूरे साम्राज्य से लोग इकट्ठा होते थे और इस महोत्सव में न केवल सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता था, बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के वैभव और एकता को प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम था। दोस्तों, जानते हैं कि इस कौमुदी का मतलब क्या होता है? इस महोत्सव में क्या होता था? तो कौमुदी का अर्थ होता है चंद्रमा की रोशनी, और इस महोत्सव को शरद ऋतु में मनाया जाता था, जब पूर्णिमा की चांदनी में साम्राज्य का वैभव प्रकट होता था। इसमें संगीत, नृत्य, कविता पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता था। यह महोत्सव चंद्रगुप्त प्रथम की दृष्टि को दर्शाता है, जहां कला और संस्कृति को साम्राज्य की स्थिरता के साथ जोड़ा गया है। तो एक महान राजा एक महान दृष्टिकोण के साथ ही हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए थे इस गुप्त काल में, इस राजा के द्वारा जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने राजनीतिक रणनीति के तहत, एक डिप्लोमेसी के तहत कुमार देवी से विवाह किया, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इस विवाह ने चंद्रगुप्त प्रथम को न केवल लिच्छवी वंश का सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिलाया, बल्कि उनकी सत्ता को एक वैधता भी प्रदान की। वैधता प्रदान की अर्थात वैध बनाया कि वो एक सम्राट, और सम्राट से बढ़कर अभी हम देखेंगे आगे महाराजा धीराज होंगे, अर्थात एक सॉवरेन स्टेट के एम्परर होंगे। इसमें ये विवाह काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि लिच्छवी वंश उस समय का एक स्थापित बहुत सम्मानजनक वंश था। इस विवाह के महत्व को दर्शाने के लिए गुप्त साम्राज्य ने विशेष सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी दोनों की छवि अंकित है, दोनों के पिक्चर्स बने हुए हैं। यह दर्शाता है कि उस समय चंद्रगुप्त प्रथम नारी शक्ति और उसके योगदान को महत्व देते थे। यह उनकी राजनीति और सांस्कृतिक दूरदर्शिता का परिणाम है। इस गठबंधन के कारण चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध और पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया, और अब इनकी राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इस उपाधि का अर्थ है राजाओं का राजा। यह केवल एक उपाधि नहीं थी, बल्कि यह वह दर्शाती थी कि गुप्त वंश अब एक क्षेत्रीय शक्ति से एक महाशक्ति बन गया है, वो सॉवरेन हो गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया
कि गुप्त साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहे। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की नींव था। तो ये प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में, आप इसको दिमाग में रखें कि गुप्त काल साम्राज्य का या गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग की नींव किसने रखी, क्या इसके डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कला और संस्कृति का विशेष रूप से विकास हुआ। कौमुदी महोत्सव जैसे आयोजनों ने गुप्त साम्राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने शिक्षा और धार्मिक संरचनाओं के विकास पर भी ध्यान दिया। गुप्त काल में विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से ही हुई। यह वह समय था जब भारतीय संस्कृति ने अपनी पहचान को और अधिक समृद्ध किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य को संगठित किया, बल्कि अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक सशक्त आधारशिला भी रखी। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को अपनी विजय गाथाओं और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी गाथा इतनी प्रेरणादायक है कि हम उसे अगले एपिसोड में विस्तार से समझेंगे। अगले एपिसोड में हम समुद्रगुप्त की कहानी सुनेंगे, उनकी विजय यात्राएं और उनकी रणनीतियों और उनके द्वारा जिसके द्वारा गुप्त साम्राज्य को एक महाशक्ति बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंत में हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि अपने कोरोनेशन पर यानी कि अपने राज्याभिषेक पर चंद्रगुप्त ने एक नए इरा का, एक नए कैलेंडर का प्रारंभ किया और ये कैलेंडर था गुप्त संवत। गुप्त संवत स्टार्ट होता है 319 AD से। दोस्तों, ये याद रखना है हमें कि इस समय के अनुसार जो ये समय था, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी का समय, पाँचवीं शताब्दी का समय, ये समय ऐसा है जिस समय महिलाओं का उतना सम्मान नहीं है समाज में। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्कों पर, जो राजकीय सिक्के जारी हुए, उस पर अपनी पत्नी के साथ जो सिक्के पे जो पिक्चर लगाई है, जो छवि लगाई है, वो ये भी दिखाता है कि नारी के प्रति इनके क्या भाव थे, कितने अधिक सम्मान के भाव थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और अंत में एक कोटेशन पर हम चर्चा करते हैं, हिस्ट्री का कोटेशन। ये विंस्टन चर्चिल का कोटेशन है, जिसमें वो इस कोटेशन में कहते हैं, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। इस कोटेशन को आप याद रखें, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। इस कोटेशन इस ओर संकेत करता है कि इतिहास हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। जो विजेता होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, जिससे पराजित पक्ष की कहानी अक्सर गुम हो जाती है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह समझना आवश्यक है कि इतिहास का विश्लेषण करते समय विभिन्न दृष्टिकोणों का ध्यान रखा जाए। तो इस कोटेशन के साथ ही, ये कोटेशन, इस तरह के कोटेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनको आप अलग अलग आंसर के संदर्भ में इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस कोटेशन का आप कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? तो वर्ल्ड हिस्ट्री में, जैसे कॉलोनिज्म में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में ट्रुथ, ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस, इस तरह के किसी टॉपिक में विंस्टन चर्चिल के इस कोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। द हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। थैंक यू। नमस्कार।